टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेजेस में इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम कहते हैं शैशव अवस्था। शिशु जो शब्द हम यूज करते हैं उसी से इस अवस्था को कहा गया है शैशव अवस्था। ये स्टेज अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बताई गई है। 0 कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि बर्थ से लेकर के फ्रॉम बर्थ टू 3 years, sometime somewhere also it's mentioned birth to 2 years. Infancy stage is divided into two, neonates and toddlers. 0 to 1 years neonates, नवजात शिशु जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है टॉडलर्स। तो ये इन्फेंसी स्टेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज। क्या है इन्फेंसी स्टेज? इसको फाउंडेशन स्टेज भी कहा गया है। फ्राइड ने कहा है कि इस एज में व्यक्ति का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण काल कहा है। तो इन्फेंसी जो स्टेज है वो फाउंडेशन स्टेज भी कहलाती है। स्ट्रॉन्ग का कहना है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ द चाइल्ड लेज द फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर। Although change is possible at any age, early trends and patterns turn to persist. स्ट्रॉन्ग का कहना था, उनका कहना था कि पहले 2 साल जीवन के, जन्म के बाद के पहले 2 साल बच्चे के भविष्य का फाउंडेशन तैयार होता है, निर्माण नींव तैयार होती है। यद्यपि बदलाव कभी भी हो सकता है, परिवर्तन कभी भी पॉसिबल है, किसी भी उम्र में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक समय में जो भी पैटर्न्स वो अपनाता है, जो भी चीजें वो सीखता है, वो उसके मस्तिष्क में रुकी रहती हैं, यानी कि वो निश्चित रहती हैं, स्थिर रहती हैं। ये कहना था उनका। इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, बहुत सारे लोगों ने इन्फेंसी स्टेज को समझाया हुआ है। जैसे कि फ्राइड का मैंने बताया, फ्राइड ने भी बोला है कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। 5 साल तक इन्फेंसी स्टेज ही मानते हैं एक तरह से, या उसको प्री चाइल्डहुड भी कहा गया है। तो इसमें 5 वर्ष की अवस्था तक शरीर और मस्तिष्क के लिए ये अवस्था बहुत ही ग्रहणशील होती है। मनुष्य को, फ्राइड का ये कहना था कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वो इन्हीं 4-5 वर्षों में बन जाता है। आपने कहावत भी सुनी होगी, ऊंट के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, ऐसी बहुत इडियम यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति का निर्माण होना होता है, जो भी बनना होता है उसको, या जैसा भी वो भविष्य में दिखता है, तो उसको वो इन 4-5 सालों में ही दिखाई दे जाता है कि उसको क्या बनना है, वो क्या कर पाएगा, क्या करेगा। इसीलिए ये अवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके साथ साथ क्रो एंड क्रो ने बहुत पहले ही कह दिया था कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी कही जाएगी, बच्चों का समय कहा जाएगा। ये बात हम अभी देख भी रहे हैं कि हमारा जो देश है वो सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और ये बात बहुत पहले कही जा चुकी थी। इसलिए भी इन्फेंसी स्टेज को
बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एडलर ने भी कहा था कि बालक के जीवन में क्या होगा ये शुरुआत की शैशव अवस्था में ही जाना जा सकता है। गुडेनफ ने भी कहा है कि जितना भी मानसिक विकास बच्चे का होना होता है पूरे जीवन काल में, मतलब जितना भी उसका माइंड डेवलप होगा, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी, उसका आधा शैशव अवस्था में ही वो ग्रहण कर लेता है। इतनी ज्यादा मस्तिष्क की ग्रहणशीलता होती है इस अवस्था में। वो जितना जीवन भर में सीखता है उसका आधा वो इन्हीं वर्षों में सीख लेता है, शुरू के 4-5 सालों में। तो इन सब स्थितियों के हिसाब से ही ये अवस्था जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके बाद आते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है शैशवावस्था की। सबसे पहली विशेषता है रैपिडिटी इन फिजिकल ग्रोथ। जो शारीरिक विकास है उसमें बहुत तीव्रता होती है, बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है। कल मैंने आपको बताया था कि प्री नेटल स्टेज में हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है और सेकंड हाईएस्ट नंबर पे फिजिकल ग्रोथ इन्फेंसी स्टेज में होती है। आप अगर देखेंगे तो समझेंगे कि फिजिकल ग्रोथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब चलती है। जैसे प्री नेटल स्टेज में हाईएस्ट है, इन्फेंसी स्टेज में उससे कम, इसके बाद चाइल्डहुड स्टेज में उससे कम, और एडोलसेंस स्टेज में उससे भी कम, और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप जानते ही हैं फिजिकल ग्रोथ की एक लिमिट होती है। तो इस तरह से फिजिकल ग्रोथ जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। तो सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है इन्फेंसी स्टेज में। बहुत तीव्रता से लंबाई बढ़ती है, तेजी से। भार में भी जन्म के समय 2.5 से 3 पाउंड का बच्चा होता है, इसके बाद तेजी से उसका वेट जो है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद 3 साल बाद ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आती है। अगर आप इन्फेंसी स्टेज को ऐसे समझें कि स्टार्टिंग की इन्फेंसी स्टेज 0 to 3 years और बाद की लेट इन्फेंसी स्टेज, कहीं कहीं इसको आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे ये भी कहा गया है कि इनिशियल स्टेज और लेट इन्फेंसी। तो फिजिकल ग्रोथ लेट इन्फेंसी में कम होती है और इनिशियल इन्फेंसी स्टेज में ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन स्टार्टिंग में 0 to 3 years में ग्रोथ ज्यादा होती है। अच्छा, एक चीज और है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और 0 to 2 years भी इन्फेंसी स्टेज पूछा, उसमें ऑप्शन है 0 to 3 years भी है, यानी कि बर्थ टू 3 years, तो आप सबसे पहला जो आंसर होगा वो 0 to 2 years होगा, क्योंकि प्योर इन्फेंसी स्टेज जो इन्फेंट जो बच्चे को कहा जाता है वो 0 to 2 years ही है। ठीक है, इसके बाद के जो ऑप्शन है 0 to 3, 0 to 6 है, ये बाद के हैं इसके ऑप्शन। अगर 0 to 2 नहीं होगा ऑप्शन तो 0 to 3 years है। तो इस तरह से फिजिकल ग्रोथ हमारी होती है। यहाँ पर ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, सेंस ऑर्गन्स वगैरह में डेवलपमेंट होते हैं। सेकंड हमारा है रैपिडिटी इन मेंटल ग्रोथ। मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम बाद में समझेंगे, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी थ्योरीज हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब पढ़ाएंगे तो वो अलग से एक टॉपिक लेकर के पढ़ाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है। यहाँ पर हम केवल चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एजुकेशन सिस्टम ही देखेंगे, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल नहीं है सब चीजें। तो अभी हम इन शॉर्ट ही बता रहे हैं, बाद में डिटेल में इसको हम फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट ये अलग से एक क्लास में बताएंगे।
और उसमें आप थ्योरीज भी बताए समझेंगे। तो फिजिकल ग्रोथ इस तरह से होती है। मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट में आपका जैसे अटेंशन पे करना, धीरे धीरे बच्चा जो है स्टार्टिंग में 0 to 1 years में, तो धीरे धीरे अटेंशन पे करना, जैसे आप आवाज करते हैं तो वो ध्यान देना शुरू करता है कि आवाज किधर से आ रही है, कोई उसको बुलाता है तो वो ध्यान देता है कि किधर की तरफ से आवाज आ रही है। इसका मतलब है वो अटेंशन पे करना स्टार्ट कर देते हैं इस स्टेज में। इसके साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते हैं 1 year के अबव 2 years तक पहुंचते पहुंचते इमेजिन करना भी शुरू कर देते हैं बच्चे। सेंसेशन, परसेप्शन, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। और लेट इन्फेंसी में ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, स्टार्टिंग इन्फेंसी में तो नहीं होती हैं बहुत ज्यादा तीव्रता से, लेकिन बाद में धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग आप कह सकते हैं कि होनी इन्फेंसी, इनिशियल इन्फेंसी में शुरू हो जाती है, लेकिन लेट इन्फेंसी में ज्यादा तेजी से होती है। रेपिटेटिव लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है इन्फेंसी स्टेज में, सीखना शुरू कर देते हैं। जो भी चीजें उनके आसपास दिखाई देती हैं वो ज्यादातर अनुकरण से सीखते हैं। जैसा बड़ों को देखता है, जो लैंग्वेज उसके आसपास बोली जाती है, मातृभाषा, इसीलिए मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी लैंग्वेज में घर में बातचीत होती है उसी लैंग्वेज में बच्चा सीखना शुरू करता है। और वो लैंग्वेज जो घर में बोली जाती है वो कभी उसको सिखाई नहीं जाती है, वो सुन सुन के ही सीख लेता है। तो ये लाइव इमेजिनेशन करना, 2 साल का 3 साल का बच्चा स्टोरी बनाना बहुत अच्छी सीख जाता है। आपने देखा होगा बहुत अच्छी स्टोरीज बनाता है, ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था। तो इस तरह से अगर स्टोरीज मतलब सुननी है तो आप इस 3 साल के आसपास के बच्चों से सुन सकते हैं, 3-4 साल के बच्चों से। तो ये इन्फेंसी स्टेज में बच्चा इमेजिनेशन करना, स्टोरीज बनाना, ये सब सीख लेता है। तो लाइव इमेजिनेशन। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, सबसे मुख्य विशेषता है कि दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं इन्फेंसी स्टेज के बच्चे। इनिशियल इन्फेंसी में तो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं, अपने अपनी साफ सफाई, अपना खाना, ये सारी चीजें दूसरों पर निर्भर रह करके ही करते हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं स्टार्टिंग के बच्चे। लेकिन 2 साल के बाद धीरे धीरे उनको जब सिखाया जाता है, अपना काम करने की आदत धीरे धीरे डाली जाती है। जैसे कि 3 साल के बच्चे को अगर सिखाया जाता है कि अपने आप ब्रश करिए ना, अपने आप कपड़े संभाल के रखिए, अपने कपड़े कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चा जो है वो सीखना शुरू करता है। तो उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन स्टार्टिंग में वो डिपेंडेंसी रहती है। एक और मुख्य विशेषता है इस एज की, सेल्फ लव। इन्फेंसी स्टेज का बच्चा केवल अपने आप से प्यार करता है, उसे अपने अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता है। उसकी हर जरूरत को पूरा होना चाहिए, कैसे भी किसी भी तरह से वो अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। ये भी एक इंडिकेशन है सेल्फ लव का। इसके साथ साथ वो किसी के साथ कोई चीज शेयर नहीं करना चाहता, ये भी एक एक्सप्रेशन है सेल्फ लव का। ईर्ष्या भावना, अब यानी यहाँ तक कि अपने भाई बहनों से भी कोई चीज शेयर नहीं करना चाहता, अपने सिबलिंग से भी शेयर नहीं करना चाहता, तो ये भी सेल्फ लव का एक तरीका है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज की, वो है सेल्फ लव। लैक ऑफ मॉरलिटी, उस नैतिकता के बारे में वो कुछ नहीं जानता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है,
उसकी अपनी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। तो लैक ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का अभाव, वो उन्हीं कामों को करना चाहता है जो उसको अच्छी लगती है, जिसमें उसको खुशी मिलती है, आनंद आता है, चाहे वो करने लायक हो या करने लायक ना हो। जैसे किसी भी चीज को अपने सामने पाकर मुंह में रख लेना, किसी भी चीज को छूने का प्रयास करना ना। तो ये सारी चीजें, सही गलत का कोई मतलब नहीं है उसके लिए, कौन सी चीज खाने योग्य है नहीं खाने योग्य इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि लैक ऑफ मॉरलिटी। नेक्स्ट है इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जो मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित, जैसे अपनी जरूरतों को पूरा करना, ये मूल प्रवृत्ति है। सुरक्षा की भावना, ये मूल प्रवृत्ति है। प्रेम प्राप्त करना, किसी से स्नेह प्राप्त करना, ये मूल प्रवृत्ति है। ईर्ष्या, ये भी मूल प्रवृत्ति है। मैकडुगल ने कहा है 14 मूल प्रवृत्तियां लेकर बच्चा जन्म लेता है। तो ये सारी मूल प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए उसी के हिसाब से उसका व्यवहार होता है। रोना भी मूल प्रवृत्ति है। तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर। अगर किसी बात पर उसको, अगर कोई चीज उसको नहीं मिलती है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, किसी भी तरह से वो उस काम को करना चाहता है या उस चीज को पाना चाहता है, चाहे उसको चिल्लाना हो, रोना हो, कैसे भी, तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि उसको उसकी उस नीड को फुलफिल ना कर लिया जाए। ये है इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर। किसी चीज का ना मिलने पर क्रोध आना, ये भी इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर है। तो ऐसा उसका व्यवहार होता है इस अवस्था में। डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स, यानी कि सोशलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। सोशलाइजेशन धीरे धीरे कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो किसको पहचानता है? अपनी माँ को सबसे पहले। धीरे धीरे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है, उसके बाद वो अपने परिवार के लोगों को, उसके बाद पिता को पहचानता है, इसके बाद अपने भाई बहनों को पहचानना शुरू करता है। इस क्रम में वो पहचानता है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि नीड के अकॉर्डिंग वो पहचानना शुरू करता है। तो पता है कि उसकी नीड को सबसे ज्यादा फुलफिल करती है उसकी मदर, तो सबसे पहले वो पहचानता है मदर। तो इस तरह से अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना, उनसे मेल जोल शुरू करना, ये सोशलाइजेशन उसका, इसका मतलब है स्टार्ट हो जाता है। परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू करता है, उनको देखकर मुस्कुराना शुरू करता है, ये भी सोशल फीलिंग है। इमोशनल फीलिंग भी, और सोशल फीलिंग का पार्ट है इमोशनल फीलिंग। ये सब धीरे धीरे इमोशनल फीलिंग्स भी उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोशलाइजेशन जो है इन्फेंसी स्टेज में, सोशलाइजेशन के एक प्रारंभिक एजेंट कौन कौन से हैं? इन्फेंसी स्टेज में सोशलाइजेशन के प्राइमरी एजेंट कौन है? तो सोशलाइजेशन के प्राइमरी एजेंट जो हैं इन्फेंसी में, पेरेंट्स यानी कि मदर फादर एंड सिबलिंग्स, भाई बहन, ये प्राइमरी एजेंट है। और प्राइमरी एजेंसी कौन है, कौन सी है इन्फेंसी स्टेज में सोशलाइजेशन की? प्राइमरी एजेंसी है होम। घर से ही उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। और सोशल एजेंट उसके स्टार्टिंग में कौन कौन है? पेरेंट्स और सिबलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो सोशलाइजेशन हमारा इन्फेंसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन स्टार्ट तो यहाँ से होता है, लेकिन बाद में 5-6 साल में, यानी कि लेट इन्फेंसी स्टेज में या
आप कह सकते हैं प्री चाइल्डहुड स्टेज में। अब 3 से लेके 6 साल की एज है, चाहे उसको आप लेट इन्फेंसी कह दें, चाहे आप उसको प्री चाइल्डहुड कह दें। तो इस एज में धीरे धीरे बच्चा घर को छोड़कर बाहर निकलना शुरू करता है, यानी कि सेकेंडरी जो लोग होंगे उसके आस पास के लोग, उसके फ्रेंड सर्कल, यानी परिवार के बाहर के लोग होंगे। अगर 4 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वहां भी उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। आजकल के समय में बच्चों को 2.5 साल में ही स्कूल में भेज देते हैं या प्ले ग्रुप स्कूल में भेज देते हैं, तो सोशलाइजेशन का की स्टार्टिंग उसकी स्कूल से 2.5 साल में ही शुरू हो जाती है। तो इसलिए समय के बदलने के साथ साथ हमारी जो एज का ये फॉर्मेट है ना, वो चेंज हो रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही स्टैटिक नहीं है ये एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। 2.5 साल का बच्चा अगर जाएगा स्कूल तो वहां से ही उसकी सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, घर का जो सोशलाइजेशन है वो बाहर शुरू हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एटीट्यूड ऑफ रेपिटिशन, दोहराने की प्रवृत्ति। इन्फेंसी स्टेज में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दोहराने की प्रवृत्ति। जैसा बच्चा देखता है वैसा ही दोहराने का प्रयास करता है। माँ उसकी जिस तरह से उसको डांटती है वैसे ही वो उसको डांटने का प्रयास करता है। पहले के जमाने में तो थोड़ा कम होता था, लेकिन आजकल ये चीज ज्यादा हो रही है। पहले बच्चे चुप रहते थे डांटने पर, लेकिन आज बच्चे बिल्कुल वैसा ही दोहरा के जवाब देते हैं जैसा उनको डांटा जाता है। अगर माँ उनको कहती है कि मैं आपको कमरे में बंद कर दूंगी, तो बच्चा भी अगले दिन गुस्सा होता है अपनी माँ से, तो वो यही बोलता है कि मैं आपको कमरे में बंद कर दूंगा या आप कमरे में बंद कर दूंगा। तो ये है एटीट्यूड ऑफ रेपिटेशन। बच्चा जैसा देखता है वैसा ही दोहराता है। जो भी प्रवृत्तियां, जो भी चीजें घर में, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो क्रियाकलाप हो, जैसे घर के लोग व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार दोहराता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि घर में जो व्यवहार बच्चों के सामने किया जाए वो बहुत सोच समझ के किया जाए, क्योंकि उसको वो तुरंत समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। जैसी भाषा आप प्रयोग करेंगे, जिस तरह की भाषा, यदि आप करके उससे बात करेंगे तो वो कभी भी तुम करके बात नहीं करेगा, हमेशा आप करके बात करेंगे। लेकिन घर में अगर आप उससे तुम करके बात कर रहे हैं और आप उसको सिखाएंगे कि बेटा आप करके बात करो, तो उसको सीखने में बहुत टाइम लगेगा। डर के और डांटने पर बहुत मुश्किल से सीख पाएगा आप कहना। लेकिन यदि घर में ऐसा बोला जाता है तो वो तुरंत सीखेगा और वो चीज वो कभी भूलेगा नहीं। तो ये दोहराने की प्रवृत्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा ही करता है जो वो देखता है उसी को दोहराता है। दोहराने की प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेज की। उत्सुकता, जो भी चीजें देखता है आसपास बहुत उत्सुक रहता है, इसीलिए उसके मन में प्रश्न भी बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता रहता है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कर दिया। बहुत सारे, हर चीज को लेकर के, उसके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी चीजें हैं, उन सब को लेकर उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। इसीलिए बड़ों को भी कहा जाता है कि उनके अंदर अगर बच्चों से सीखने वाली कोई चीज है तो एक तो प्योर नेचर, बिल्कुल भी दिखावा नहीं। बच्चों का जो स्वभाव होता है एकदम प्योर होता है, बिल्कुल दिखावा नहीं होता उनके अंदर। जो अंदर है वही बाहर है, जो वो सोचते हैं वही कहते हैं। तो ये चीज, ये प्योरिटी जो है वो बड़ों को बच्चों से सीखनी चाहिए, खास करके इन्फेंसी स्टेज के। क्योंकि जैसे ही इन्फेंसी स्टेज से बच्चा आगे की स्टेज में पहुंचता है, उसके अंदर चालाकी, दिमाग चलाना और ये वो सारी मतलब सोशल जो चीजें हैं, जो जो भी बुराइयां हैं वो सब सीखने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग इन्फेंसी का बच्चा बहुत प्योर होता है, प्योर स्लेट की तरह। उन्होंने कहा है ना, जॉन डीवी ने, बच्चा जो है नेचुरलिज्म में भी कहा गया है, बच्चा जो है वो बिल्कुल प्योर स्लेट की तरह होता है। और सोसाइटी में जाकर, नेचुरलिज्म में कहा गया है कि
सोसाइटी में जाकर के बुरी आदतें, बुरी चीजें सीख जाता है। तो जो बड़े हो जाते हैं वो भी सोसाइटी में बुरी चीजें सीख जाते हैं। तो हमें बच्चों से ये चीज सीखने लायक है कि हमेशा अपने अंदर एक प्योरिटी रखें। दूसरी चीज क्यूरियोसिटी, हमेशा हर चीज के लिए जागरूकता। बहुत ही बोरिंग टाइप का नेचर नहीं बनाना चाहिए, अरे ये है तो है, क्या करना है, नहीं। हमेशा उत्सुकता लानी चाहिए अपने में, एनर्जी। एनर्जी भी है जो बच्चों में होती है, जो बच्चों में एनर्जी होती है वो किसी में नहीं होती। तो वो एनर्जी भी बड़ों को बच्चों से सीखनी चाहिए। कितना एनर्जेटिक रहते हैं बच्चे, कितना भी उनको चाहे खाना खाएं ठीक से या ना खाएं, लेकिन वो काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्शन में रहते हैं हर समय। इतनी ताकत रहती है उनके अंदर, इतनी एनर्जी रहती है कि कुछ भी उनसे, वैसे काम की चीजें तो करते नहीं है, शैतानी ज्यादातर, लेकिन सीखने का काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं वो, उन्हीं को वो शैतानी के फॉर्म में सीखते रहते हैं। तो क्यूरियोसिटी, एनर्जी और प्योरिटी, ये बच्चों से सीखने लायक चीजें हैं। तो ये इनकी एज की बहुत बड़ी विशेषता है। लर्निंग बाय इमिटेशन, ये एक तरह से एटीट्यूड ऑफ रिपीटिशन में भी पॉइंट आता है कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति, जैसा देखते हैं वैसा ही अनुकरण करते हैं और उसी से सीखते हैं। जो भाषा बोलते हैं उसी का अनुकरण करते हैं, जो भाषा सुनते हैं वही उसी का अनुकरण करते हैं। जो व्यवहार, जो खाने का तरीका, जो व्यवहार करने का तरीका, जो बड़ों से, बड़ों का व्यवहार, बहुत सारे वीडियोस आजकल आप लोग देखते होंगे कि माता पिता अपने माता पिता से जिस तरह का व्यवहार करते हैं, बच्चे उससे सीख लेते हैं कि अपने माता पिता से इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया है। एक बहुत पहले वीडियो मैंने भी देखा था कि माता पिता जिस तरह का अपने बड़ों से व्यवहार करते हैं, तो बच्चा कहता है ठीक है मैं भी आपसे ऐसा ही व्यवहार करूंगा। तो अनुकरण से सीखते हैं, जैसा व्यवहार बड़े दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार वो भी करना सीख जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट, इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे देते हैं बच्चे, क्योंकि उनके अंदर भावनाएं जो है, भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। भाव उत्पन्न होना कैसे शुरू हो जाते हैं? अगर मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं और माँ दूसरे बच्चे को बहुत प्यार कर रही है, तो वो बच्चा बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि माँ आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, उसको ज्यादा प्यार करती हैं। दैट इज अ फॉर्म ऑफ इमोशन, इमोशनल एक्सप्रेशन। रोने भी लगता है, बहुत भावुक हो जाता है। तो ये इमोशनल एक्सप्रेशन भी इन्फेंसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट भी इन्फेंसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो इन्फेंसी स्टेज में हम देखते हैं। अब ये जो विशेषताएं हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अभी हमने बहुत डिटेल में, मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी मैं उसको हम जब अलग टॉपिक्स में फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट बताएंगे। आज हम अब देखते हैं एजुकेशन इन इन्फेंसी। क्योंकि हमने देखा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फेंसी स्टेज की, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि प्ले ग्रुप में, जो प्ले स्कूल्स हैं, वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल तो हमारा एजुकेशन और भी ज्यादा, जो स्कूल्स हैं वो और ज्यादा अपडेट हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि प्रॉपर एनवायरनमेंट, स्कूल, जिस भी स्कूल में इन्फेंसी स्टेज में बच्चों को भेजा जाता है, उनमें प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, और जो सीखने की सबसे पहली जो एजेंसी है घर, उसका एनवायरनमेंट, दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहला तो घर ही है, घर से सीखना शुरू करता है, पहली पाठशाला होती है घर, पहली शिक्षिका होती है माँ। तो इस तरह से प्रॉपर एनवायरनमेंट सबसे पहले तो घर का ही अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चा अच्छी अच्छी चीजें सीख सके। सीखने का एनवायरनमेंट होना चाहिए।
पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये प्रॉपर एनवायरनमेंट देना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए घर के इन्वायरमेंट, अब यहाँ पर चूंकि एजुकेशन की बात आ रही तो मेनली यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है वो टीचर्स की बात हो रही है और स्कूल के बात हो रही है, क्योंकि टीचर्स घर के इन्वायरमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, कह सकते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में माता पिता को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर्स के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है स्कूल का इन्वायरमेंट, और स्कूल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट को ठीक करने में। तो जो भी स्कूल है वो अपने इन्वायरमेंट को ठीक करे। इसलिए आप देखते हैं कि स्कूल में अगर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या जो और इन्फेंसी स्टेज के प्ले स्कूल्स हैं उसमें खूब अच्छे अच्छे स्टोरीज के वॉल्स में पेंटिंग होती है, खूब मतलब सीखने के लिए तरह तरह के मॉडल्स और चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। घर पे भी ऐसा ही इन्वायरमेंट रखा जाता है ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। अच्छा इन्वायरमेंट देने का प्रयास, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एनर्जेटिक इन्वायरमेंट देने का प्रयास किया जाता है और किया जाना चाहिए। प्रॉपर बिहेवियर, शिक्षा का ये दूसरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाया जाए। हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, तो इसलिए भी उसके सामने ऐसा कोई व्यवहार ना किया जाए जिससे वो उस गलत व्यवहार को सीख पाए। क्योंकि अगर आपको देखकर वो गलत व्यवहार सीख रहा है तो आप बहुत कोशिश करेंगे तब आप उस व्यवहार को सही कर पाएंगे, और हो सकता है कि सही ना भी कर पाए। अब तो तुरंत बच्चे ये जवाब देते हैं कि आप तो ऐसा कर रहे हैं, आपने भी तो ऐसा किया है। तो इसलिए ये एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर बिहेवियर, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का निर्माण, इन्फेंसी स्टेज से ही अच्छी आदतों का निर्माण, सेल्फ डिपेंडेंसी उनको स्टार्टिंग स्टेज से ही सिखाई जाने की आवश्यकता होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स ये भी स्टार्ट करना इन्फेंसी स्टेज में, धीरे धीरे करके। एकदम से हम अच्छी आदतों को नहीं सिखा सकते हैं। अच्छी आदतें भी ऐसी ही होती हैं जैसे हम खुद करना सीखेंगे, खुद अपने कपड़े ढंग से रखना सीखेंगे तो बच्चे भी अपने कपड़े ढंग से रखना सीखेंगे। अपने खाए हुए जो मान लीजिए बर्तन है उसको प्रॉपर जगह पर रखना, ये जब हम करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। ये भी एक अच्छी आदत है। साफ सफाई की आदत, डस्टिंग, साफ रहना, सफाई से रहना, ये भी अच्छी आदत है। जब बड़े करेंगे तो ही बच्चे सीखेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम फॉर्म कर सकते हैं इन्फेंसी स्टेज में। अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, तरह तरह की क्रियाओं द्वारा सिखाना, मेंटल एक्टिविटीज के थ्रू सिखाना। इस पे स्कूल्स बहुत काम कर रहे हैं, वीडियोस दिखाकर सिखाना, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू सिखाना, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू सिखाना, ताकि मेंटल मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लेसन सिखाने की जरूरत है। कैसे वो सीखे स्टार्टिंग स्टेज में, कैसे वो लाइफ स्किल्स धीरे धीरे भी सिखाने की जरूरत पड़ती है। उनकी थिंकिंग एबिलिटी को, इमेजिनेशन को, और पुराने समय में इन्फेंसी स्टेज से ही कहानियां अभी भी सिखाते हैं बच्चों को। बड़े लोग, घर के बुजुर्ग जो है कहानियां सुनाते हैं। कहानी सुनना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है, उनकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, इमेजिन करते हैं। अगर परी की कहानी बच्चों को सुनाई जाती है तो परियों को इमेजिन करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे, शक्तिमान, लड़कों को शक्तिमान बहुत पसंद होता है, बॉय बेबीज को। तो शक्तिमान की कहानियां अगर सुनाते हैं तो वो उनको इमेजिन करते हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं तो हम भी हवा में, मतलब ऐसे इमेजिन करना। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होती है, तर्क करना सीख जाते हैं बच्चे। तो ये भी इन्फेंसी स्टेज की एक हम सिखा सकते हैं बच्चों को, उनको मौके दे सकते हैं कि किस तरह से वो मतलब स्कूल में भी, प्री एजुकेशन में भी हम उनसे कह सकते हैं कि पिक्चर दिखा करके इस पे स्टोरी बनाओ। तो उनकी देखिए इमेजिनेशन कितनी अच्छी डेवलप होती है, वो पिक्चर देख करके, फोटो देख करके किस तरह से स्टोरी बनाते हैं। तो इससे वो उनकी इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी।
तो ये तरह तरह की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं बच्चों की मेंटल एक्टिविटीज को और स्ट्रॉन्ग करने में। लर्निंग बाय प्लेइंग, ये भी यूज हो रहा है स्कूल्स में और यूज होना चाहिए। टीचर्स को ये मेथड्स अप्लाई करना चाहिए, खेल खेल में सिखाना। आसानी से वो खेल खेल में सीख सकते हैं। अगर उन्हें ये कहकर आप पढ़ाई बैठो पढ़ो तो बहुत मुश्किल से बैठेंगे, लेकिन अगर आप कहिए कि अच्छा बैठो खेलते हैं और खेल खेल में सिखा दीजिए तो वो सीख जाएंगे। लर्निंग बाय एक्टिविटीज, बहुत तरह की एक्टिविटीज के थ्रू उन्हें सिखा सकते हैं। आप लोगों ने टीचिंग की है तो बहुत सारी एक्टिविटीज से सिखाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी टीचिंग की आप लोगों ने। तो इस तरह से आप खुद देखते हैं कि बच्चे जो हैं किस तरह से एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा अटेंशन पे कर सकते हैं लर्निंग के लिए। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इन्हीं तरीके की टेक्निक्स का यूज करके हम बच्चों को ज्यादा अच्छा सिखा सकते हैं इन्फेंसी स्टेज। और चूंकि कहा गया है कि ये फाउंडेशन स्टेज है, तो जब वो अभी से अच्छी चीजें सीखना शुरू करेंगे, इमेजिनेशन उनका इतना स्ट्रांग होगा, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। इंजीनियर्स जो हैं, सिविल इंजीनियर है ना, जो इंजीनियर्स हैं वो क्या है, उनका इमेजिनेशन ही है। बिल्डर्स होते हैं, उनका इमेजिनेशन ही होता है। तो इस तरह से ये इमेजिनेशन एबिलिटी उनकी कहाँ तक काम आएगी पता नहीं। साइंटिस्ट है वो भी इमेजिनेशन उनके अंदर भी स्ट्रांग होती है। तो ये इमेजिनेशन एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी कहाँ तक जाएगी ये पता नहीं, कितनी स्ट्रांग हो सकती है और उनको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। इसलिए उनको इस एज में, फाउंडेशन एज में, निर्माण अवस्था में इन सब चीजों को स्ट्रांग करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये हमारी इन्फेंसी स्टेज है। अभी हम इसको डेवलपमेंट वाले स्टेजेस पे और अच्छी तरह सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग की क्लास नेक्स्ट थर्सडे होगी। किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, कोई डाउट हो तो।